जिन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है हम हिंदी विषय को लेकर स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के जो सेकंड पेपर है उसका संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र, रचनाएं और व्याकरण को लेकर जो जो बिंदु हैं उन पर एक क्रम वाइज चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर चल रही है। तो अब तक हम 3 क्लासेस देख चुके हैं। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर। उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखे उनके बारे में, उन्होंने किस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकृति प्रदान की। तो अब तक हम देख चुके हैं गारसा दत्तात्रेय जी का इतिहास और शिव सिंगर जी का इतिहास और जॉर्ज ग्रेशन जी का इतिहास। अब आज पढ़ेंगे हम मिश्र बंधु का इतिहास। तो आशा करता हूँ आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा चल रही है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम अब तक देख चुके हैं गारसा दत्तात्रेय को, शिव सिंह सेंगर को और जॉर्ज ग्रेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र बंधु के बारे में, मिश्र बंधुओं के बारे में, मिश्र बंधु। अब बात करते हैं मिश्र बंधु। तो ये मिश्र इनका गोत्र है और मिश्र बंधु जो है ये 3 भाइयों को इंगित करता है। मिश्र बंधु में कितने भाई थे? ये 3 भाई थे, 3 भाई। 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा है, मिश्र बंधु विनोद। 3 भाई थे। कई बार प्रश्न तो यहीं से आ जाता है कि मिश्र बंधुओं में 3 भाइयों के नाम, 4 ऑप्शन आते हैं, 3 भाई तो इनके नाम होते हैं और एक अलग नाम दे देते हैं। बताइए कि कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन 3 भाइयों के क्या क्या नाम थे। तो पहला जो नाम है वह है श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र पहले भाई का नाम। उसके बाद दूसरे भाई का नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको नोट्स मेरे साथ ऐसे के ऐसे बनाने हैं, ठीक है ना। मैं जो लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे बिंदुवार, वो नोट्स के हिसाब से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा काटना पीटना नहीं पड़े। जो सेम लिखवा रहा हूँ वैसे नोट्स लिखाने, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ। तो मिश्र बंधु में 3 भाई थे। 3 भाइयों में कौन? पहले श्याम बिहारी बी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र। श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये आपको याद रखने हैं तीनों नाम, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है और इन 3 भाइयों के नाम दे देते हैं और एक एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं और वे पूछते हैं कि कौन भी मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो ये 3 शामिल है, जो एक्स्ट्रा जो भी आएगा वो शामिल नहीं है। तो 3 भाई कौन? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। बात करते हैं इनके ग्रंथ की। इनकी जो रचना थी उसका क्या नाम था? इनकी रचना का नाम था मिश्र बंधु विनोद। इनकी जो रचना लिखी इन्होंने, उसका क्या नाम था? मिश्र बंधु विनोद। और ये जो मिश्र बंधु विनोद इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसके 4 भाग है। कितने भागों में लिखा था ये? 4 भागों में। अब जब इसका प्रकाशन हुआ, मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग थे? 4 भाग थे। और इसका जब प्रकाशन हुआ तो पहले के जो 3 भाग थे उनका प्रकाशन तो 1913 में हुआ और जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन हुआ 1934 में। तो आपको इसे याद रखना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम जो 3 भाग है उनका प्रकाशन तो किस साल में हुआ? 1913 ईस्वी में। और चौथा जो भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। तो पहले 3 भाग जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय का प्रकाशन हुआ था 1913 में और चौथे का भाग का प्रकाशन हुआ 1934 में। कितने भाग है मिश्र बंधु विनोद के? 4 भाग है। 4 भागों का प्रकाशन देख लिया। प्रथम 3 भाग 13 में, 3 भाग 13 में और चौथा भाग 34 में। ठीक है, इससे आधा जगह 3 भाग 13 में, चौथा भाग 34 में। अब बात करते हैं इसमें कुल कवियों का। इन्होंने कितने कवियों का वर्णन किया है? तो कुल कवि इन्होंने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। 5000 कवियों का जीवन के चरित्र का, उनकी रचनाओं का वर्णन किया है। तो एक प्रश्न यह भी आता है कि किस इतिहास लेखक ने सर्वाधिक कवियों की जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया है? तो वही मिश्र बंधु विनोद। तो आप नोट लगा के लिख सकते हैं, सर्वाधिक कवियों
सर्वाधिक कवियों के जीवन चरित्र व रचनाओं की चर्चा करने वाले मिश्र बंधु ही हैं। करने वाले लेखक मिश्र बंधु हैं। करने वाले लेखक मिश्र बंधु हैं। करने वाले लेखक कौन है? मिश्र बंधु। ठीक है। तो कुल कवि कितने बताए इन्होंने? 5000 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें सर्वाधिक कवियों के जीवन चरित्र व रचनाओं की चर्चा करने वाले लेखक भी कौन है? मिश्र बंधु हैं। इन्होंने 5000 कवियों में मुख्य कवियों का तो वर्णन किया ही है, उसके साथ साथ अनेक अज्ञात कवियों के बारे में इन्होंने चर्चा की। अनेक जो अज्ञात कवि हैं, अनेक अज्ञात कवियों के बारे में भी चर्चा की है। अनेक अज्ञात कवियों के बारे में भी चर्चा की है। अनेक अज्ञात कवियों के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने देखा मिश्र बंधुओं के बारे में कि 3 भाई हैं। 3 भाइयों के नाम श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ग्रंथ इनका मिश्र बंधु विनोद है। कितने भागों में? 4 भागों में। प्रकाशन प्रथम 3 भाग का 13 में, चौथे भाग का 34 में प्रकाशन हुआ। कुल 5000 कवियों के बारे में उन्होंने लिखा है। सर्वाधिक कवियों के जीवन चरित्र व रचनाओं पर चर्चा करने वाले लेखक भी कौन है? मिश्र बंधु हैं। और अनेक अज्ञात कवियों के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। अब आगे बात करते हैं मिश्र बंधु ग्रंथ की, कि मिश्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ लिखा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इन्होंने किस तरह उसमें उल्लेख किया है, किस तरह कवियों का वर्णन किया है। बात करते हैं कि इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था वह कालानुक्रम पद्धति में लिखा था। जिस प्रकार जॉर्ज ग्रेशियन ने अपना ग्रंथ लिखा था उसी पद्धति पर इन्होंने भी अपना ग्रंथ लिखा, कालानुक्रम पद्धति पर। और गारसा दत्ता सिंह ने और शिव सिंह सेंगर ने किस पद्धति पर लिखा था? तो उन्होंने लिखा था गारसा दत्ता सिंह और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था। अब बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद की, तो इन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा वो लिखा है कालानुक्रम पद्धति पर ग्रंथ की रचना की। कालानुक्रम पद्धति पर ग्रंथ की रचना की। कालानुक्रम का मतलब आप सबको पता है, कवियों और लेखकों का वर्णन कालक्रम के अनुसार किया है। कालानुक्रम पद्धति पर ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। बात करते हैं कि मिश्र बंधु विनोद जो है वह एक इतिवृत्तात्मक, मिश्र बंधु विनोद में सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक जो लेखन है वह सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। ठीक है ना। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक का मतलब है घटनात्मक रूप से, है ना, कहानी के तौर पर। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक जो उल्लेख है, इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही मिलता है। ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद किस पद्धति में लिखा गया है? तो मिश्र बंधु विनोद जो है वह कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। और सर्वप्रथम किस ग्रंथ में इतिवृत्तात्मक लेखन मिलता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिलता है तो वह मिलता है मिश्र बंधु विनोद में। इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है घटना के तौर पर, कहानी के तौर पर जो लेखन मिलता है वह मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। बात करते हैं कि मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य इतिहास है उसका प्रारंभ कब से माना है? तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ मिश्र बंधुओं ने कब से माना है? इन्होंने माना है 643 ईस्वी से। 643 ईस्वी से ये हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। यानी कि इन्होंने
जो हिंदी साहित्य इतिहास में जो पहला कवि तो नहीं माना है, लेकिन इन्होंने पहले गद्यकार के बारे में चर्चा की है कि हिंदी साहित्य इतिहास का पहला गद्यकार कौन था, तो ये मानते हैं गोरखनाथ को। तो गोरखनाथ को हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक या गद्यकार माना है। किन्होंने? मिश्र बंधुओं ने। इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक या गद्यकार माना है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से मानते हैं? 643 ईस्वी में। बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इसके बारे में। मिश्र बंधु में 5000 कवियों का वर्णन है। तो इसमें अथक मेहनत के बाद इस ग्रंथ की रचना की गई। 5000 कवियों के बारे में जानना, उनके बारे में सूचना इकट्ठी करना, तथ्य इकट्ठी करना, फिर उसकी रचना को लिखना। तो उसके बारे में कहा है कि एक बहुत बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह है, बहुत बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह। तो प्रश्न आ सकता है कि किस रचना को बहुत बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है? मिश्र बंधु विनोद को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। प्रश्न आ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। क्योंकि 5000 कवियों के बारे में लिखने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को क्या कहा है? परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। तो मिश्र बंधु विनोद के बारे में बात करें तो एक तो इस ग्रंथ की रचना किस पद्धति पर? कालानुक्रम पद्धति पर की गई है। और हिंदी साहित्य इतिहास का जो इतिवृत्तात्मक लेखन जो सबसे पहले किया है वो मिश्र बंधु विनोद में किया है। तो एक बात इतिवृत्तात्मक लेखन, कालानुक्रम पद्धति। और हिंदी साहित्य के इतिहास कब से मानते हैं प्रारंभ? तो 643 ईस्वी से मानते हैं। और इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन इन्होंने हिंदी के प्रथम लेखक या गद्यकार के बारे में चर्चा की है। तो ये मानते हैं गोरखनाथ को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के जो इतने भारी कवियों के बारे में लिखा है, इसलिए उसे कहते हैं कि बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह या प्रकांड कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। और इतनी मेहनत की है इन्होंने इसके बनाने में, इसलिए मिश्र बंधुओं को कहते हैं परिश्रमी संकलनकर्ता। क्या कहते हैं? परिश्रमी संकलनकर्ता। अब बात करते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपने जो मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, इसमें कालखंड का विभाजन किया है। और कालखंड के विभाजन के साथ साथ इन्होंने प्रत्येक कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित किया है। तो प्रत्येक कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने की जो परंपरा की शुरुआत जो है वह मिश्र बंधुओं ने की थी। किन्होंने की थी? मिश्र बंधुओं ने ही। तो बात करें कि सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने एक ही
कालखंड, एक ही कालखंड को दो उपभागों में एक ही कालखंड को, सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं ने ही एक ही कालखंड को दो उपभागों में विभाजित करने की पद्धति, विभाजित करने की जो पद्धति है को जन्म दिया। इससे पहले हमने देखा था जॉर्ज ग्रीशम ने जो 12 अध्यायों में अपने इतिहास के कालखंड का विभाजन किया है, जैसे चारण काल, तुलसीदास की नई प्रवृत्ति का भी उन्होंने एक एक नाम दिया है, एक एक कालखंड का एक ही विभाजन किया है, लेकिन मिस्र बंधुओं ने एक ही कालखंड के दो विभाग किए हैं। बात करें कैसे, जैसे तो प्रश्न आ सकता है कि एक ही कालखंड के दो उपभागों को विभाजित करने की पद्धति को जन्म किसने दिया, तो मिस्र बंधुओं ने दिया। इसने मिस्र बंधु विनोद में अपने इसको हिंदी साहित्य इतिहास को प्रमुख रूप से इसने 5 भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में, 1 2 3। पहला ये मानते हैं आरंभिक काल, शुरुआत का जो कालखंड है उसका नाम दिया है इन्होंने आरंभिक काल। उसके बाद दिया इन्होंने माध्यमिक काल। फिर तीसरे कालखंड का नाम दिया है अलंकृत काल। चौथे कालखंड का क्या नाम दिया है, परिवर्तन काल। और पांचवे का नाम दिया है वर्तमान काल। मुख्य रूप से तो इन्होंने 5 भाग किए हैं, 5 कालखंडों में विभाजन किया है। अब इसके बाद एक ही कालखंड को दो विभागों में कैसे, जैसे आरंभिक काल है, माध्यमिक काल है, अलंकृत काल है, इन 3 जो काल है इनका 2 उपभाग किए हैं। परिवर्तन काल और वर्तमान काल के तो नहीं किए, लेकिन इन 3 जो कालखंड शुरुआत के इनके क्या किए, 2 उपभाग किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको सेम ऐसे ही चार्ट बना लेना है, इसे याद करने में सहूलियत रहेगी। तो इसका जो 2 कालखंड का विभाजन किया है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, पहले कालखंड का विभाजन किया है। माध्यमिक काल की बात करें तो पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल या प्रौढ़ माध्यमिक काल। और तीसरा कालखंड है अलंकृत, उसके भी 2 विभाजन इस तरह के हैं, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तो मिस्र बंधुओं ने शुरुआत के जो उनके 3 कालखंड है, आरंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल के 2 उपभाग किए, बाकी परिवर्तन काल और वर्तमान काल के इन्होंने उपभाग नहीं किए। तो बात करते हैं अब, जैसे कि इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ तो 643 ईस्वी से माना है, लेकिन विक्रम संवत की बात करते हैं तो इनका जो आरंभिक काल है वो कब से कब तक मानते हैं, ये मानते हैं 700 से 1444 विक्रम संवत तक। 700 क्या है, विक्रम संवत है। तो 700 से 1444 तक का जो समय मानते हैं ये आरंभिक काल का मानते हैं। बात करते हैं माध्यमिक काल का, तो माध्यमिक काल का मानते हैं 1445 से 1680 तक जो समय मानते हैं ये माध्यमिक काल का मानते हैं। अलंकृत काल कब से मानते हैं, 1681 से 1889 तक। और 1890 से 1925 तक का जो समय मानते हैं ये परिवर्तन काल का मानते हैं। और 1926 से जो वर्तमान तक, जो उसके बाद का अभी तक जो इतिहास लिखे गए, जो वर्तमान तक अद्यतन तक ये मानते हैं
वर्तमान काल का समय मानते हैं। अब बात करते हैं आरंभिक काल का 700 से 1444 विक्रम संवत, माध्यमिक काल का 1445 से 1680, अलंकृत काल का 1681 से 1889, परिवर्तन काल का 1890 से 1925, वर्तमान काल का 1926 से वर्तमान तक। ये तो है विक्रम संवत में। अब बात करते हैं कि इनका विभाजन किस तरह किया है। तो आरंभिक काल जो 700 से 1444 मानते हैं, तो पूर्व आरंभिक काल का समय मानते हैं 700 से 1343, 71343 तक विक्रम संवत, और इधर मानते हैं 1343 से 1444 तक, 700 से 1343, 1343 से 1444 तक, ठीक है। और पूर्व माध्यमिक काल का मानते हैं 1445 से 1560, और इधर मानते हैं 1560 से 1680, इधर मानते हैं 1681 से 1790, और 1790 से मानते हैं 1889, और फिर 1890 से 1925 तक, वर्तमान काल 1926 से वर्तमान तक। ये हो गया मिस्र बंधुओं ने जो कालखंड का विभाजन किया है, कालखंड का विभाजन, कालखंड विभाजन। तो किस प्रकार इन्होंने एक ही कालखंड को दो भागों में विभाजित किया है, विभाजित करने की जो परंपरा उसको जन्म दिया था। तो इस प्रकार आरंभिक काल के दो उपभाग किए, माध्यमिक काल के दो उपभाग किए, और अलंकृत काल के भी दो भाग किए। तो मुख्यतः तो 5 भागों में, बाकी इस प्रकार इन्होंने दो उपभाग किए, शुरुआत के 3 किए। अब बात करते हैं कि मिस्र बंधुओं ने एक ही कालखंड के दो उपभाग करने की पद्धति को जन्म दिया है, लेकिन एक ही कालखंड के दोहरे नामकरण की जो पद्धति है उसको जन्म देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बात करते हैं कि एक ही कालखंड की, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मिस्र बंधुओं ने तो एक ही कालखंड के दो उपभागों करने की पद्धति को जन्म दिया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ही कालखंड के दोहरे नामकरण की पद्धति को जन्म दिया। जैसे उन्होंने वीरगाथा आदिकाल का जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल कहा है। इस प्रकार जो दोहरे नामकरण की प्रथा है वो उसको जन्म देने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप विशेष नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट, एक ही कालखंड, एक ही कालखंड, एक ही कालखंड को, एक ही कालखंड को दोहरा, एक ही कालखंड को दोहरा नामकरण, एक ही कालखंड को दोहरा नामकरण देने की, एक ही कालखंड को दोहरा नामकरण देने की पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो प्रश्न आएगा कि एक ही कालखंड को दो उपभागों में विभाजित करने की पद्धति को जन्म दिया मिस्र बंधुओं ने, और एक ही कालखंड को दोहरा नामकरण देने की पद्धति का जन्मदाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब बात करें कि मिस्र बंधुओं ने एक और भी रचना लिखी है जो प्रसिद्ध रचना है। तो मिस्र बंधुओं की अन्य, मिस्र बंधुओं की अन्य जो है रचित, मिस्र बंधुओं की रचित अन्य प्रमुख रचना। तो इनकी दूसरी जो है एक किताब और भी है जो बहुत प्रसिद्ध रही है, उसका नाम है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न कब की है? 1910 ईस्वी, 1910 ईस्वी। इसमें इन्होंने हिंदी के 9 प्रसिद्ध कवियों के बारे में जिक्र किया है। वो कौन कौन से हिंदी के प्रसिद्ध 9 कवि हैं? बात करते हैं। पहले हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास। दूसरे हैं सूरदास। तीसरे हैं देव। चौथे हैं बिहारी।
फिर है केशवदास, आते त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु ये दो हैं लेकिन इनको एक ही गिना जाता है इसमें। त्रिपाठी बंधु एक तो है भूषण और एक है मतीराम। भूषण और मतीराम दो भाई हैं लेकिन इनको एक ही गिना जाता है। तो बिहारी केशवदास और त्रिपाठी बंधु और हैं कबीर, कबीर चंद बरदाई, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ये हिंदी नवरत्न में 9 कवि हैं जिनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। हिंदी नवरत्न में 9 कवियों की चर्चा की गई है। तो बात करते हैं, सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं ने एक ही कालखंड के दो भाग विभाजित करने की पद्धति को जन्म दिया और एक ही कालखंड को दोहरा नामकरण देने की पद्धति का जन्म दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मिस्र बंधुओं की अनेक प्रसिद्ध रचनाएं वो है हिंदी नवरत्न जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें 9 कवियों की चर्चा की। वो 9 कवि कौन कौन से शामिल, इसको आपको याद रखना है। तुलसी सूरदेव, बिहारी केशव त्रिपाठी बंधु, कबीर चंद हरिश्चंद्र, कबीर चंद हरिश्चंद्र, ये हिंदी नवरत्न में शामिल 9 प्रमुख कवि हैं। अब बात करते हैं कि मिस्र बंधुओं ने किस कवि को अपना प्रिय कवि माना है। मिस्र बंधुओं ने किस कवि को अपना प्रिय कवि माना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अपन टू द पॉइंट चल रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको आधे घंटे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सके। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूं। बस आपको एक ही लगातार बने रहना है, रोज़ क्लास टाइम टू टाइम देखनी है, नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। नोट्स बनाने, प्रैक्टिस करनी है। तो बात करते हैं कि मिस्र बंधुओं ने जो प्रिय कवि को माना है। तो मिस्र बंधुओं का जो प्रिय कवि है, मिस्र बंधुओं का प्रिय कवि, प्रश्न आ सकता है कि मिस्र बंधुओं का प्रिय कवि कौन सा है। मिस्र बंधुओं का प्रिय कवि हैं देव। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव मिस्र बंधुओं के प्रिय कवि हैं। और मिस्र बंधुओं ने इस विवाद को जन्म दिया था कि देव बड़े हैं या बिहारी, क्योंकि देव को लेकर देव उनके प्रिय कवि तो देव को बड़े मानते हैं। उधर लाला भगवान दीन हुए, उन्होंने भी रचना लिखी कि बिहारी बिहारी बनाम देव, तो बिहारी बड़े या देव बड़े। तो मिस्र बंधुओं ने प्रिय कवि कौन है, देव। और इस देव बड़े या बिहारी जो विवाद है उसको जन्मदाता कौन है, तो मिस्र बंधु है। तो मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधुओं ने देव बड़े या बिहारी देव बड़े या बिहारी बड़े के विवाद को जन्म दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि कौन थे जिन्होंने मिस्र बंधु ने, कौन ऐसे लेखक थे जिन्होंने देव बड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म दिया, तो वह थे मिस्र बंधु, इन्होंने ही जन्म दिया था। और बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा था पहले, तो उसमें बहुत सारे कवियों का उन्होंने रीतिकाल के बहुत सारे कवियों का उल्लेख किया है। तो उन्होंने जो अपना जो इतिहास लिखा उसमें जो रीतिकालिक कवियों का जो उल्लेख किया है उसका सहारा उन्होंने मिस्र बंधु किताब से लिया है। यहाँ से बहुत सारे कवियों का उन्होंने परिचयात्मक वर्णन लिया है। तो प्रश्न आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए जो परिचय के रूप में जो वर्णन लिया है लेखकों का, वह कहाँ से लिया है, तो मिस्र बंधु से, विनोद से लिया है। तो रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचायक विवरण देने के लिए मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ की
ग्रंथ की सहायता ली। तो ये हो गई मिस्र बंधु विनोद के बारे में और मिस्र बंधुओं के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा। मिस्र बंधुओं के बारे में हमने देखा है कि इनकी जो रचना है वो मिस्र बंधु विनोद है। 4 भागों में, 3 का भाग का प्रकाशन 13 में, चौथे का 34 में प्रकाशन हुआ। इन्होंने अपना ग्रंथ किस में लिखा? कालानुक्रम पद्धति में लिखा है। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। और इन्होंने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को क्या कहा है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। और मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है। बात करते हैं कि इन्होंने एक ही कालखंड को 2 भागों में विभाजित करने की पद्धति को जन्म दिया और 5 मुख्य कालखंडों में विभाजन किया है। प्रथम 3 कालखंड के 2 भाग किए हैं, बाकी 2 कालखंड अंत में जो परिवर्तन काल है और वर्तमान काल है उसका इन्होंने विभाजन नहीं किया है। बात करते हैं कि एक ही कालखंड के 2 भाग में विभाजित करने की पद्धति को जन्म मिस्र बंधुओं ने दिया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ही कालखंड के दोहरे नामकरण की पद्धति को जन्म दिया। इन्होंने एक अलग पुस्तक लिखी है हिंदी नवरात्र 1910 ईस्वी में, जिसमें 9 कवियों के बारे में चर्चा है। तुलसी, सूर, देव और केशव बिहारी त्रिपाठी बंधु, जिसमें त्रिपाठी बंधु भूषण और मतिराम, कबीर, चंद्रबरदाय और हरिश्चंद्र। इनके प्रिय कवि कौन है? प्रिय कवि देव है। और देव बड़े या बिहारी वाद को जन्म देने वाले भी कौन है? तो वह है मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में रीतिकालीन कवियों का जो परिचय विवरण देने के लिए जो सहायता ली थी वो मिश्र बंधु ग्रंथ से ही ली थी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लास अच्छी लग रही होगी, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इतिहास लेखक हैं और उनके इतिहास ग्रंथ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, साथ के साथ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।